ओके, सो विल स्टार्ट विद वेटनरी पैरासिटोलॉजी। और चैट की जगह हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट। तो कुछ आप में से पहले आईसीआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ फ्रेश जो है वो हमारे साथ एडेड है, जो रिलेटेड टू आईसीआर नेट की जो प्रिपरेशन है। तो इसमें जो, क्योंकि वेटनरी पैरासिटोलॉजी का जैसे हमने डिस्कशन किया था, पार्ट जो मेडिसिन का है ऑलमोस्ट वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पैरासिटोलॉजी का उसके अंदर है और काफी कुछ पैथोलॉजी का अंदर है उसके अंदर। तो अगर स्टेट वाइज हम डिस्कशन करें तो ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस है अराउंड 4 to 6, और अगर आईसीआर नेट की बात करें हम तो 12 to 15 क्वेश्चंस की रेंज हम ऑलमोस्ट इसके अंदर से कंसीडर कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप इसके अंदर से ये मान सकते हो कि वो मेडिसिन का है, कुछ वो ओवरलैप करते हैं बेसिकली पैरा पैथोलॉजी और मेडिसिन। सो इसके अंदर मेन फोकस हमारा किस चीज के ऊपर रहेगा, जो बेस बिल्डिंग है कि कंसेप्ट हमारे सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई ऐसा पेपर आ जाए जिसके अंदर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जैसे नेट में कॉमनली पूछे जाते हैं असर्शन डिग्री क्वेश्चंस, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, तब अगर आपकी सॉलिड फाउंडेशन है तभी आप उस चीज का आंसर कर पाओगे। रफली अगर हम ये देखें कि जैसे हमारे पास ये रेंज है, उसमें से 30-40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, उनके अंदर से सिर्फ हमें एक ऑप्शन चूज करना है। लेकिन बाकी जो 40-50% ऐसे हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब तक हमें उसका जो पर्टिकुलर बेस है, उसका कंसेप्ट है, वो नहीं पता, तब तक उसका आंसर जो है हम कई बार गलत अटेम्प्ट करते हैं और नेगेटिव मार्किंग उसमें और ज्यादा सफर करवाती है। सो इस कंडीशन के अंदर जितना पहले हमारे पास जनरल पैरासिटोलॉजी का पार्ट है, क्या क्या पार्ट जनरल के अंदर आ जाता है, उसमें क्या नेमिंग है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज करते हैं, और किस वे में जो होस्ट को अफेक्ट करते हैं पैरासाइट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इंडिविजुअली जैसे क्लासेस आती रहेंगी, निमेटोड्स है, ट्रीमेटोड्स है, उनका पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला जो इनिशियली है कि हम यहाँ पे पीपीटी में डिस्कस करेंगे, पीपीटी शेयर होगी। एक जो वर्ड फाइल है वो जिस टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरी वर्ड फाइल एक प्रिंट आउट के लिए आपके लिए, ताकि इजी रहे, वो वर्ड फाइल शेयर कर देंगे। जो लेक्चर्स है वो मैं डेली बेसिस पे ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जो पीपीटी फॉर्म है, और पीडीएफ जो है वो फिर लास्ट में एक कंपाइल्ड पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है हमारे पास, अभी कोई ऐसा नहीं है, तो अराउंड 15 लेक्चर्स का या 20 लेक्चर्स के अराउंड हम जो है वो पैरासिटोलॉजी को, 15 का तो है मिनिमम क्योंकि ब्रॉड है, और कुछ डिजीज जैसे प्रोटोजोवल डिजीज है स्पेशली, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो अराउंड 15-20 लेक्चर्स में हम जो है पैरासिटोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। अब किसी को डाउट, थोड़ा सा मेडिसिन का भी पार्ट इसमें है, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करके चलेंगे, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको क्लियर कर पाए। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पैरासिटोलॉजी का क्वेश्चन है वो कि टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है, किस पर्टिकुलर स्पीसीज की ये डिजीज है? कीट। कैट की। दूसरा एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि कैट में ही अबॉर्शन करवाएगी, ये चीज हमें क्लियर है। यस सर। कैट के अलावा और कहां पे अबॉर्शन करवाती है? शिप के अंदर। शीप के अंदर, और जूनोटिक पोटेंशियल है मैन के अंदर। यस सर। तो ये जो टोक्सोप्लाज्मोसिस है, ये कैट के अंदर कहां से आती है, ये चीज पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो माइस है या रैट है, वो एक जनरेशन टू जनरेशन कैरियर हो जाते हैं टोक्सोप्लाज्मा गोंडियाई के। और कैट की आपको पता है हैबिट, रैट को कॉमनली कंज्यूम करती है। तो रैट का जब कंजप्शन होगा, तब जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडियाई है वो अफेक्ट करेगा कैट को, और कैट अपनी फिशेज के अंदर शेड करेगी oocyst। तो ये जब oocyst शीप को अफेक्ट करेंगी, तब हमें वहां पे अबॉर्शन देखने को मिलेगा। तो शीप टू शीप ट्रांसमिशन नहीं है इसका, मेनली जो कैट की oocyst है, एक कैट सफिशियंट है, लगभग 100 का अगर हर्ड है वहां पे, शीप का फ्लोक है, तो उनमें अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि काफी एक्सेसिव अमाउंट में जो है एम्प्लीफिकेशन हमें देखने को मिलता है oocyst का इनके अंदर। तो अब ये आपको पता है सारी चीज, ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जो
टोक्सोप्लाज्मोसिस है, देखने को मिलता है हमें कैट में। अब उसमें क्या हैबिट हुई, क्या फीडिंग हैबिट है कैट की, जिसकी वजह से ये हुआ कि कोप्रोफेगी है, वेजिटेरियन है, या कार्निवोरस है, या ऑल ऑफ द अबव। कार्निवरस। तो आप क्या कार्निवोर। कहेंगे? तो जब तक हमें ये पूरा पर्टिकुलर साइकिल नहीं पता होगा तब तक हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली कि ये कार्निवोरस है, या अगर दिमाग में लगाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा इस कंडीशन के अंदर। तो इनके ऊपर हमें इस पर्टिकुलर वे में फोकस करके चलेंगे ताकि थोड़ा सा ब्रॉड एक इमेज बिल्डअप हमारे माइंड में होती रहे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे के सारे इसके अंदर। अब आप में से कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल स्टार्ट। सर वो माइस एंड रैट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडा कहाँ से आया सर? वो जहां से ट्रांसमिशन है जनरेशन टू जनरेशन इस चीज का, तो कोई ऊसिस्ट है कैट के अंदर आई, या जहां से भी उन्होंने कंज्यूम किया, तो वो रेट एंड माइस के अंदर एंटर कर जाता है। नेचुरल होस्ट आप उनका एक हिसाब से ये मान के चल सकते हैं, कैट, राइस, सॉरी ये रेट और माइस है। बाकी आगे जब इसका साइकिल आएगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, टोक्सोप्लाज्मोसिस को। इन जनरल अगर कोई डाउट हो आपको नो सर। सब, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर पैरासिट, हाँ, हाँ एक्सक्यूज मी बोलो सर। बोलो सर बोलो। ये कोर्स फ्रेशर्स की तरह पढ़ाया जाएगा ना सर? कि सर अभी हम लोग तो सर फोर्थ ईयर के हैं, मतलब फोर्थ ईयर पास आउट किया है, तो सर इसमें पहले से ही बच्चे हैं क्या जो मतलब पास कर चुके हैं वेटनरी साइंस बीवीएससी आज ग्रेजुएशन? फ्रेश है यस कोई, सर, अगर पास किए हुए हैं। सेकेंड ईयर यूजी का है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो जी। बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ओके। क्योंकि इसके अंदर काफी ब्रॉड नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, साइकिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फास्ट फास्ट चले तो सारी चीजें आपस में कंफ्यूज हो जाएंगी। तो बिल्कुल जैसे सिंपल यूजी के बेसिस पे हम चलते हैं, उस वे से हम प्रोसीड करेंगे। उसमें चाहे ओके। डेफिनेशन हो, चाहे जो भी बेस हमें बनाना है उसकी कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पैरासिटोलॉजी, नॉर्मल सी बात है, डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। किस चीज की हम स्टडी करेंगे, तो वो तो नाम से क्लियर है कि हम पैरासाइट्स की और पैरासिटिज्म की इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये क्या है पैरासिटिज्म वर्ड? जो होस्ट, एक बेसिकली एक कोई टिक है, उसको हम पैरासाइट कहेंगे, और एक एनिमल के ऊपर वो ब्लड सक कर रही है, तो ये जो एनिमल है ये क्या हो गया? होस्ट। तो इनका जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोल देंगे? पैरासिटिज्म, इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एज वेल एज पैरासाइट। इन दोनों की स्टडी, एक तो पैरासाइट जो उसका फिजियोलॉजी है, उसका जो एनाटॉमी है उसकी स्टडी, साथ में वो होस्ट को किस हिसाब से अफेक्ट कर रही है, या होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी। और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको? जो भी बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जितने भी पैरासाइट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनकी स्टडी, साथ के साथ जो हमने डिस्कस किया कि जो इंटरेक्शन है उसका होस्ट के साथ, उसकी स्टडी हम पैरासिटोलॉजी के अंदर करेंगे। तो इसमें एक जो पार्ट हमारे पास आएगा जिसका हम डिस्कशन करेंगे, उसमें पहली चीज आ जाती है कि कई बार जो पैरासाइट का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जैसे कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेक्स मेल और फीमेल अलग अलग हैं, कुछ के अंदर एक ही बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, एक के अंदर ही दोनों सेक्सेस मिलते हैं। तो वो अलग अलग पैरासाइट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस है, उन सब की स्टडी हम पैरासिटोलॉजी के अंदर करेंगे। तो अब इसमें पहली चीज आ जाती है कि ये जो पैरासाइट वर्ड हम बार बार डिस्कस करेंगे इसके अंदर या करते आ रहे हैं, ये पैरासाइट एक्चुअली में है क्या? तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट जो, मतलब ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रिलाई करता है या दूसरे होस्ट के ऊपर रिलाई करता है, लेकिन वो जो दूसरा होस्ट होना चाहिए वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज का। क्या बोलते हो आप? डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट डिफरेंट। स्पीसीज। तो ये जो इंटरेक्शन होगा या पैरासिटिज्म होगा, ये इंटर स्पीसीज होगा, सेम स्पीसीज नहीं होगा, इंटर स्पीसीज। और इसमें कोशिश ये रहेगी कि इस लेवल तक ना जाया जाए कि जो होस्ट है उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि अगर डेथ हो गई उस कंडीशन के अंदर तो जो पैरासाइट है उसने भी जो अपने रिसोर्सेज है जहां से लेने थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए। तो ऐसा इंटरेक्शन जहां पे एक पर्टिकुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म या प्लांट, वो हमारे काम का नहीं है, लिव्स इन
और अपॉन। तो इन और अपॉन का क्या हम मतलब समझे यहाँ पे, इन जो बॉडी के इनसाइड रहे इंडो। और अपॉन जो सरफेस के ऊपर रहे। तो इनसाइड द बॉडी के लिए हमारे पास टर्म आ जाएगी एंडोपैरासाइट्स की, और सरफेस के ऊपर आ जाएगी एक्टो। तो दो चीजें आपने सुनी होंगी टर्म्स, एक वर्ड हम देखते हैं इन्फेस्टेशन और एक वर्ड सुनते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन इनमें से किसके लिए हम चूज करेंगे? सरफेस होता है इन्फेस्टेशन। सरफेस के ऊपर जैसे टिक्स हैं, तो टिक्स के लिए आपने वर्ड देखा होगा, कभी भी हम टिक इन्फेक्शन नहीं कहते, टिक इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का ही डिस्कशन करेंगे, या फ्ली इन्फेस्टेशन का। तो जो सरफेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट उनका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है, और जो बॉडी के अंदर है इनसाइड द बॉडी, उनके लिए वर्ड हम इन्फेक्शन यूज करेंगे। तो होस्ट के सरफेस पे या इनसाइड वो रह के जो न्यूट्रिशंस हैं वो होस्ट से लेगा पर्टिकुलर पैरासाइट। तो जो किसी दूसरे से जो न्यूट्रिशन है या अपनी नीड्स है वो सेटिस्फाई करे, वो वर्ड हमारे लिए पैरासाइट हो गया। वो पर्टिकुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर रिलाई करे, वो वर्ड पैरासाइट का हो गया। तो अब ये जो इंटरेक्शन है एक पैरासाइट के साथ, होस्ट की और पैरासाइट की, या पैरासिटिज्म की हम बात करें, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ एसोसिएशन है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके ऊपर हमें फोकस करना है कि जो एनिमल एसोसिएशन है या एनिमल पैरासाइट एसोसिएशन जो है या रिलेशनशिप है, वो किस किस टाइप की हो सकती है। ये वैसे आपने पहले भी डिस्कस किया होगा ब्रॉडली, +2 लेवल का है शायद, उस टाइम पे इंटरेक्शंस की बात होती थी। तो ये नॉर्मल एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो पैरासिटिक इंटरेक्शन भी हो। दो कंडीशंस हो सकती हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर या इनसाइड द बॉडी है। तो एक तो इनका रिलेशनशिप ऐसा है ओब्लिगेट, कि एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। एक ऐसी कंडीशन है फैकल्टेटिव की, मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज काम चल जाएगा। दूसरा ये है कि एक कंडीशन ऐसी है कि एक तो इसमें से बेनिफिट ले रहा है, एक पर्टिकुलर के लिए तो बेनिफिट है, एक के लिए जीरो है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इनके बेसिस पे हमने फिर कुछ ऐसी टर्म्स हमने दी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी एक और चीज इसके अंदर आ जाती है कि ये ऑर्गेनिज्म अगर इस ऑर्गेनिज्म को खा जाए, जो नॉर्मली हम वाइल्ड के अंदर देखते हैं, तो वो भी एक टाइप का एनिमल इंटरेक्शन है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जो होस्ट है या एनिमल है, वो दूसरे को कंज्यूम कर लेता है फॉर इट्स न्यूट्रिशनल नीड। तो वो पार्ट प्रीडेशन। डॉक्टर साहब आप म्यूट करो यार अपना माइक, यस सर। बीच बीच में बोल रहे हो आप, सुन लो पहले। म्यूट तो सारे ही कर लो, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर बोथ द पार्टनर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये दो आपस में दो लोग मिलके पढ़ रहे हैं साथ में, वो दोनों के पास इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें यह है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है, कमजोर है, तो कमजोर का काम नहीं चलेगा इंटेलिजेंट के बिना, तो वो कंपलसरी हो जाता है। या दो इंटेलिजेंट है तो वो अलग अलग भी पढ़े, जब भी काम चल जाएगा। तो इस टाइप के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया सिम्बायोसिस को, म्यूचुअलिज्म में और कमेंसलिज्म में। सिम्बायोसिस एक ब्रॉड है, सिम्बायोसिस के अंदर सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि दो इंडिविजुअल एक साथ हैं, दोनों के बीच में एसोसिएशन है और वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो कंपलसरी है, ओब्लिगेट है या फैकल्टेटिव है, उसका डिस्कशन सिम्बायोसिस के अंदर नहीं है। सिम्बायोसिस में हमारा यही मतलब है कि दो इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कंपल्शन यहां पे नहीं। तो दो टर्म्स इसके अंदर आ जाती है फिर, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि वो जो रिलेशनशिप है वो एक ओब्लिगेटरी है या फैकल्टेटिव है, प्लस माइनस काम चल सकता है नहीं चल सकता। तो यहां पे सबसे पहले म्यूचुअलिज्म हमारे पास है। तो म्यूचुअलिज्म में मतलब ईच पार्टनर गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर।
तो यहाँ पे वन पार्टनर कैन नॉट लिव विदाउट द अदर, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपल्सरी। दूसरा, उसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये मस्ट हम यहाँ पे कहेंगे कि वहां पे रिक्वायरमेंट है ही, दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। देन कमेंसलिज्म हमारे पास आ जाता है कि वहां पे वन पार्टनर ऑफ द एसोसिएशन benefits from other partner, but other partner neither harms nor benefits from whom it is benefited। कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर के साथ तो है, लेकिन वो एडवांटेज ले रहा है, एक ने सपोज एडवांटेज ले लिया, लेकिन दूसरे का ना कोई भला हो रहा ना कोई बुरा हो रहा, वहां पे उसको कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है उन दोनों को साथ रहने का, क्योंकि ये है, इसको हम कह देते हैं 1+1, कि वन, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यहां पे हम कह देंगे 1+0, कि दोनों को एक एक नंबर मिल रहा है। यहाँ पे एक को एक मिल रहा है, दूसरे को 0 है, उसका कोई ज्यादा सा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस वे में भी आप याद रख सकते हो म्यूचुअलिज्म 1+1, 1+0 जो है वो कमर्शियल। जो म्यूचुअलिज्म है वहां पे मस्ट है, एक दूसरे का एसोसिएशन कंपलसरी है, वो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरा जो है वहां पे इतना कंपल्सन नहीं है, साथ रहेंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं रहे तो फिर काम चल जाएगा उनका। उसके बाद फोरेसिस हमारे पास आ जाता है कि टू पार्टनर्स हैव नो मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। तो इसमें यह है कि एक की पीठ पे बैठ के दूसरा बस ट्रेवल कर रहा है, बस उसमें यह है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है बेसिकली, कोई न्यूट्रिशनल फूड या कोई ऐसे पर्टिकुलर विटामिन या कोई सोर्स ऐसा नहीं है जो वो दूसरे पर्टिकुलर होस्ट से या जिसके साथ एसोसिएशन है उससे बोले। हम किसी को रास्ते में जा रहे हैं, हमने किसी को लिफ्ट दे दी, उसको उतार दिया, बस ये हमारा जो है वो फोरेसिस का काम है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ना कोई इंटरेक्शन है ना कोई एसोसिएशन है, सिंपली एक दूसरे के साथ रहेंगे, जब उसको जिस लोकेशन पे जाना है वो वहां पे चला जाएगा, तो वो फोरेसिस है। और इसके अंदर जो स्मॉलर पार्टनर है वो क्या कहलाएगा, फोरॉन। स्मॉलर पार्टनर के लिए हमारे पास टर्म है। तो स्मॉलर पार्टनर इज कैरिड बाय लार्जर पार्टनर, बड़ा पार्टनर ही लेके जाएगा छोटे को, छोटे की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 3 टर्म है। उसके अलावा प्रीडेशन है, तो प्रीडेशन में वन पार्टनर लिव्स बाय ईटिंग अदर पार्टनर। तो यहां पे 2 टर्म हमारे पास आ जाती हैं, एक जो दूसरे को ईट करेगा, कंज्यूम करेगा, तो एक लार्ज हम मान लेते हैं, एक स्मॉल मान लेते हैं। तो लार्ज के लिए हमारे पास आ गया वर्ड प्रीडेटर, और जिसको कंज्यूम किया जाएगा वो हो जाएगा, दैट विल बी प्रे। प्रे एंड प्रीडेटर, ये 2 टर्म्स है। तो यहां पे बेसिकली उसकी डेथ हो जाएगी प्रे की। देन कुछ और फर्दर टर्म्स है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। तो 2 चीजें आप देखोगे यहां पे, एक है पैरासिटिज्म, पैरासिटोसिस और पैरासिटियसिस। कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ओवरलैपिंग से ऐसा लगता है कि सेम ही बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो सबसे पहले पैरासिटिज्म, शुरू में जो हमने डिस्कस किया कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा एसोसिएशन जो एक स्पीसीज के ना हो, डिफरेंट स्पीसीज के होने चाहिए, और जहां पे एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन या फिर कुछ ऐसी चीजें ड्रॉ कर रहा है जो उसके लिए बेनिफिशियल है, वो है पैरासिटिज्म। इसको वैसे और कहें तो हम थ्योरी टर्म्स में ऑब्लिगेटरी एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और वो होंगे हेट्रोस्पेसिफिक। ये वर्ड आपको याद रखना है, स्पेशली हेट्रोस्पेसिफिक, जहां पे पैरासाइट टेक्स द बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट लीडिंग टू कोज ऑफ डिजीज या फिर एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। कोई अनीमिया की कंडीशन वहां पे हो रही है, कोई डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो जो भी जिस भी पर्टिकुलर वे से उसको हार्म करेगा उस हिसाब से या तो उसमें कोई डिजीज हमें देखने को मिलेगी या किसी ना किसी टाइप के क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे उसके अंदर, तो वो पैरासिटिज्म है। अब ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है कि एक बॉडी के अंदर सपोज जीआई ट्रैक के अंदर कुछ वर्म्स प्रेजेंट है तो वहां पे हमें क्लिनिकल साइन देखने को मिले,
कोई कंपलसरी तो नहीं है, कम लेवल के अगर हैं तो वहां पे इतने ज्यादा क्लिनिकल साइंस हमें नहीं देखने को मिलते। लेकिन वर्म लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर हमें काफी सारे अनीमिया है, डायरिया है, वेट लॉस है, अनिस्ट्रेस है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो जब पैरासिटिक इन्फेक्शन कोई डिजीज प्रोड्यूस करे जिसमें क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिले, डिजीज जहां पे क्लिनिकल साइंस मिले, तो वो हो गया पैरासिटोसिस। आप देखो पैरासिटिज्म में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ दो एनिमल्स, दो ऑर्गेनिजम्स का जो डिफरेंट स्पीसीज से है। इंटरेक्शन होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है इंटरेक्शन में, क्योंकि जो पैरासाइट है वो होस्ट से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ले रहा है। तो अगर वो बेनिफिट लो लेवल का है तो हमें कोई क्लिनिकल साइंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल साइंस अब्सेंट। अगर हाई लेवल का पैरासिटिज्म है तो वहां पे क्लिनिकल साइंस या डिजीज हमें देखने को मिलेगी। तो जिस टाइम पे हाई लेवल का पैरासिटिज्म है जहां पे क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिले, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पैरासिटोसिस। सर हाँ बोलो। स्क्रीन सर थोड़ी राइट साइड में ज्यादा शिफ्ट हो रही है तो दिख नहीं रहा है उस साइड में। एक मिनट। ओके सर। देन एक ऐसी कंडीशन पैरासिटोसिस हमने देख लिया, सिटोसिस जहां पे हमें क्लिनिकल साइंस देखने को मिले। दूसरा है पैरासिटियसिस जहां पे एनिमल के अंदर या होस्ट के अंदर पैरासाइट तो प्रेजेंट है लेकिन वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता, करता भी है तो कोई माइल्ड लेवल की प्रोड्यूस कर देता है, जहां पे क्लिनिकल साइंस नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो पैरासाइट है वो पैथोजेनिक नहीं है, उसको अगर सुटेबल कंडीशंस मिली या कोई और अलग स्पीसीज मिल गई तो वहां पे वो डिजीज कोज कर देगा। जिस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर या होस्ट के अंदर प्रेजेंट है वहां पे वो क्लिनिकल साइंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। कोई जेनेटिक किसी के अंदर स्ट्रेंथ है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ एंडामा कैटल है, उनके अंदर ट्रिपेनोटॉलरेंट वर्ड हम यूज करते हैं, तो वहां पे ट्रिपेनोसोमियोसिस अगर होगी उनके अंदर या ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन होगा तो वहां पे क्लिनिकल साइंस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वो जेनेटिकली टॉलरेंट है। और किसी उसके अंदर ब्रीड के अंदर हो गए तो वहां पे हमें पैरासिटोसिस देखने को मिलेगी, लेकिन उन स्पीसीज के अंदर पैरासिटियसिस हमें देखने को मिलती है। तो एक पैरासाइट दोनों कंडीशन कोज कर सकता है, पैरासिटोसिस भी पैरासिटियसिस भी, डिपेंड करता है कि उसको कंडीशंस कैसी मिल रही। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे फिलेरियोसिस है, कॉमनली हम ये देखते हैं कि जो क्रॉस ब्रेड्स है और एचएफ है उनके अंदर ही हमें, या एक्सोटिक कैटल्स हैं, हम वर्ड स्पेसिफिक यूज करें, एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड्स उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। जो इंडिजिनस है वहां पे हमें फिलेरिया के केसेस बड़े रेयर हैं या नहीं देखने को मिलते। तो ये क्या हो गया कि जो इंडिजिनस कैटल्स हैं उनके अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये कंडीशन कैसी होगी, पैरासिटियसिस की। तो दो थिलेरियसिस इंडिजिनस कैटल के अंदर, उसको उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पैरासिटियसिस। अगर एक्सोटिक में हो जाएगी थिलेरियोसिस तो उसके लिए पैरासिटोसिस। तो ओसिस और एसिस, इसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है डेफिनेशन दे के आपसे कि ये पर्टिकुलर टर्म किस चीज को इंडिकेट कर रही है। देन पैरासिटोडिज्म है, तो यहाँ पे एग लेइंग होती है, जैसे आपने देखा होगा मैगट मोड्स जो होते हैं, तो वहां पे एग लेइंग होगी, वहां से लार्वा बनेंगे, वो लार्वा जो भी होस्ट का टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वो जो फीडिंग है, लार्वा फीडिंग, पैरासिटोडिज्म वर्ड वहां पे यूज है। ये तीन मेजर टर्म्स है जो हमें याद रखनी है पैरासिटिज्म से रिलेटेड, कि दो इंटरेक्शन हुए वहां पे, तो इंटरेक्शन जब हुआ या तो डिजीज प्रोड्यूस होगी या नहीं प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी तो पैरासिटोसिस, नहीं प्रोड्यूस हुई तो पैरासिटियसिस। और अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे वो डिस्ट्रॉय कर देगा होस्ट को या ऑर्गेनिज्म को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पैरासिटोइडिज्म, डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म नाम से कॉमन है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है,
एक पैरासाइट के ऊपर कोई दूसरा पैरासाइट। पॉलीपैरासिटिज्म इसमें भी कुछ नहीं है, किसी को टिक्स भी लगे हुए हैं, साथ में माइट्स भी हैं, फ्लीज भी हैं, अंदर जीआई ट्रैक्ट में वर्म्स भी हैं उसके अंदर, तो वो बहुत सारे पैरासाइट जब इफेक्ट करते हैं, मल्टीपल पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा पॉलीपैरासिटिज्म। देन अब जो डिस्कशन हमने किया पैरासिटिज्म के अंदर कि हम पैरासाइट्स का डिस्कशन करेंगे, होस्ट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी भी कुछ टाइप की वेराइटीज हैं, कुछ का नाम अपने आप इंडिकेट कर देगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कुछ का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ओब्लिगेटरी पैरासाइट, अब ये नाम से क्लियर है इसके अंदर कि ये जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ साइकिल या पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। आगे हम लाइफ साइकिल की स्टेजेस जब पढ़ेंगे कि एग है, एग से फिर लार्वा बनेगा, लार्वा के भी कई स्टेजेस हैं, L1 है, L2 है, L3 है, देन फिर निम्फ आ जाता है, प्यूपा, कई सारे, फिर अडल्ट बनता है। तो या तो ये सारी की सारी किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर हो, या कुछ ऐसे हमने देखा है जैसे कुछ इन्वायरमेंट में स्टेजेस हो जाती हैं, लेकिन एक लाइफ साइकिल की स्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे L2 से L3 है, बाकी सारा लाइफ साइकिल वो इन्वायरमेंट में को कर सकता है अपना कंप्लीट, लेकिन इस चीज के लिए उसको किसी होस्ट की जरूरत होगी, ये जो है। तो अगर तो पूरा लाइफ साइकिल या एक पर्टिकुलर पार्ट भी लाइफ साइकिल का अगर किसी और के ऊपर उसकी कंपल्सरी डिपेंडेंट है, तो वहां पे वर्ड होगा ओब्लिगेटरी पैरासाइट। फैकल्टेटिव, जो होस्ट की बॉडी में तो रहते हैं, लेकिन अगर वहां पे होस्ट अवेलेबल नहीं है तो दे कैन सर्वाइव फ्रीली इन द इन्वायरमेंट। तो इनके दोनों लाइफ साइकिल है, पैरासिटिक लाइफ साइकिल भी है और फ्री लिविंग लाइफ साइकिल भी है फैकल्टेटिव के अंदर। एबरेंट पैरासाइट, जो एबरेंट वर्ड हम आगे भी कहीं पे डिस्कस करेंगे, तो यही मीनिंग होगा कि जो उसकी फिक्स लोकेशन है, साइट ऑफ प्रीडेलिकेशन हम उसको बोलते हैं, कि उस साइट को छोड़ के उसने कहीं और इन्फेक्शन कोज कर दिया। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो एबरेंट का? एबरेंट का एग्जांपल जैसे फेशियोलोसिस है, लिवर फ्लूक हो सकता है सर। हाँ, फेशियोला हिपेटिका जो है जो कंडीशन वो लिवर को छोड़ के बाय चांस लंग्स के अंदर चला गया किसी भी वजह से। तो जो उसकी यूजुअल साइट है, जैसे जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे वैसे देखते चलेंगे, तो इसमें सबसे इजी एग्जांपल लिवर फ्लूक या फेशियोला हिपेटिका का है। उसकी जो साइट है वो लिवर है, तो लिवर को छोड़ के अगर वो कहीं और माइग्रेट कर जाता है तो वर्ड यूज होगा एबरेंट पैरासाइट का, कोई भी अनयूजुअल लोकेशन। एक्टोपैरासाइट, इसमें कोई इशू नहीं है, जो स्किन के ऊपर होंगे, जिसमें हमारे टिक्स हैं, फ्लीज हैं, माइट्स हो गए हैं, मस्किटोज हैं, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट। एंडो, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। अब एंडो के अंदर दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं कि एक तो ऐसे पैरासाइट जो टिश्यूज के अंदर रहे, एक ऐसा है जो ल्यूमन के अंदर रहे। ल्यूमन मतलब जो भी जो कैनाल है, जैसे जीआईटी ट्रैक है या बाइल डक्ट है, जो किसी भी उसका ल्यूमन है उसके अंदर जो रहे। तो टिश्यूज के अंदर जो रहेंगे उसके लिए क्या वर्ड हम यूज करेंगे? टिश्यूज के लिए इन जनरल क्या वर्ड यूज करते हैं हम? स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलते हैं? साइटो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे हिस्टो वर्ड हमारा हो जाएगा साथ में जोइक, हिस्टोजोइक पैरासाइट जो टिश्यूज के अंदर है। और जो ल्यूमन में रहेंगे उनके लिए वर्ड होगा सीलोजोइक, ये आगे भी आएगा हमारे पास। तो ये दो टाइप के एंडोपैरासाइट्स हमारे पास हो गए। तो अब ऐसा तो नहीं है बॉडी के अंदर सिर्फ टिश्यूज है और ल्यूमन है, एक और कंडीशन बन जाती है जो कॉमनली आपने देखी होगी डॉग्स के अंदर। आप ईयर फ्लैप उठा के देखते हो तो ईयर कैनाल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टिक्स हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा पर्टिकुलर पैरासाइट जो विच एंटर्स एंड पैरासिटाइज एक्सटर्नल ओरिफिसेस या ओपनिंग्स ऑफ होस्ट बॉडी, इसको बोलते हैं हम मीजोपैरासाइट। इंपॉर्टेंट है ये, जो ओपनिंग्स के अंदर पैरासिटिज्म कोज करे। इसमें जैसे पिनवर्म्स होते हैं, या होर्स की हम बात करें तो ओक्सिक्यूरस इक्वाई है जो एनल ओपनिंग के ऊपर है,
एक्सटर्नल की बात करें तो ये टिक्स वाला है, ओटोबिस मैग्निनी, ईयर ऑफ डॉग्स के अंदर। तो एक तो बिल्कुल अंदर है, एक तो बिल्कुल सरफेस पे है एक्टो, एक बिल्कुल बॉडी के अंदर है वो एंडो। एंडो में जो टिश्यूज के अंदर है वो हिस्टोजोइक, जो ल्यूमन में है वो सिलोजोइक। उसके अलावा जो नेचुरल ओपनिंग्स है वहां पे अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा हमारा मीजोपैरासाइट। हेलो। ठीक है, ये तीन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, सर गुड ये इवनिंग। लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये बाद में मिल पाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। सर मैं एक्चुअली कुछ सर इमरजेंसी सर्जरी का कुछ केस आ गया सर, तो मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं आके देख हाँ, करो। लूंगा जी। ओके। थैंक यू सर, गुड डे सर। सर हाँ, सर एक बार फैकल्टेटिव पैरासाइट बता दीजिए सर। फैकल्टेटिव पैरासाइट। पहले आप फैकल्टेटिव का मतलब हम समझ लेते हैं, फिर पैरासाइट की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर आदमी ऐसा है, जैसे किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, बेसिकली एक बात ये है। तो उसको, एक तो ऐसा है कि जिसको एसी के बिना नींद ही नहीं आती, वो तो बिल्कुल एसी का उसको कंपल्शन है। एक दूसरा और आदमी है, जैसे हम अपना एग्जांपल ले, हॉस्टल्स में जब रहते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली हम पंखे के अंदर या कूलर के नीचे भी काम चला लेते हैं। जैसे ही आप जॉब लग जाओगे या घर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो एसी हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, बिना एसी हम सो नहीं पाते। तो जिस टाइम पे ये एसी मस्ट रिक्वायरमेंट होगी वो हो गया हमारे लिए ओब्लिगेटरी, कि आप इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप सो ही नहीं पाओगे। जिस दिन रात को लाइट नहीं है, इन्वर्टर में आपका काम नहीं चलेगा। आप हॉस्टल के अंदर हो, घर पे जब आते हो तब तो आप एसी के अंदर सो जाते हो, हॉस्टल वाला पार्ट। हॉस्टल में जब जाते हो तो वापस फैन और कूलर में काम चला लेते हो। तो यहाँ पे आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एसी की रिक्वायरमेंट है, अभी आपके अंदर इतनी कैपेसिटीज हैं, आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हो। तो जहां पे कंपल्शन है कि आप उसके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते, वो ओब्लिगेटरी है। फैकल्टेटिव के लिए वर्ड ये है कि वो मिल गया तो ठीक है, ना मिला जब भी गुजारा हो जाएगा। ऐसा है कि अगर उसको कोई होस्ट मिल गया, मान लो जैसे ये है, मैगट वुंड होते हैं, फ्लाइज जो है वो एग ले करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एनिमल बॉडी के ऊपर ही फीड करते हैं, कोई और भी चीजों में आपने देखा होगा वो कीड़े पड़ जाते हैं, आपने नॉर्मली बात सुनी होगी। कोई स्वीट्स है, कोई मीट का पार्ट रखा है, कोई और चीज है। तो जो फ्लाइज हैं जो एग ले करती हैं, तो वो एग ले के लिए उसको जो एनिमल फ्लैश है वो कंपलसरी नहीं है, उसको कोई दूसरा पार्ट भी मिलेगा जहां पे वहां पे भी जो एग्स है वो हैच करके मैगट या लार्वा उनके बन जाएंगे। तो ये पार्ट आ जाता है कि दो ऑप्शंस है उसके पास, उसको एक के बिना उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है। अगर और ये एनिमल फ्लैश या होस्ट उसको एनिमल स्पीसीज में मिल जाता है तब भी उसका काम चल जाएगा, अगर वो नहीं मिला तब भी काम चल जाता है। दूसरा, और इसको और समझे तो कुछ ऐसे पैरासाइट है जिनकी होस्ट मिल जाता है तब मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, सेक्सुअल साइकिल, या वो वेजिटेशन वगैरह के ऊपर भी अपना काम चला लेते हैं, वेजिटेशंस के ऊपर सरवाइव करके वहां से भी अपनी जो अलग अलग स्पीसीज या ऑफस्प्रिंग्स है वो पैदा कर सकते हैं। तो उनको डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की, या हम तो एनिमल की बात करेंगे, होस्ट की। जहां पे होस्ट की डिपेंडेंसी कंपलसरी है वो ओब्लिगेट है, जहां पे मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, वो फैकल्टेटिव के अंदर आ जाएगा। हुआ ये क्लियर? आगे दो टाइप के लाइफ साइकिल जब हम पढ़ेंगे, होलोगोनिक हेट्रोगोनिक, वहां पे स्ट्रोंगिलोइड्स का एग्जांपल आएगा, तब और चीजें आपको क्लियर होंगी। ये पार्ट हुआ क्लियर? डॉक्टर प्रशांत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, वो थोड़ी सी इजी डेफिनेशन थी, ये थोड़ी सी अलग है। अब इसमें दो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, हिस्टोजोइक और सिलोजोइक। जो ल्यूमन ऑफ जीआईटी ट्रैक या अदर होलो पार्ट ऑफ द ऑर्गन में रहेंगे वो सिलोजोइक, टिश्यूज के अंदर रहेंगे वो हिस्टोजोइक। तो इनको तो छोड़ देते हैं हम। मोनोजीनस, हेट्रोजीनस, स्टेनोजीनस, यूरेजीनस, ओटो हेट्रोजीनस, पांचों की पांचों जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। मोनो का मतलब वन, सिंगल। तो इसका मतलब कि जिसको सिर्फ एक ही होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए।
वैसे को हम बोलेंगे मोनोजीनस पैरासाइट। एक बार लाइफ साइकिल का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल बॉडी के अंदर एंटर कर गया, होस्ट के अंदर, ठीक है। अब उसने अपने, जैसे हम बात करते हैं जीआई बॉम्ब्स की, तो उसने कुछ एग ले किए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो एग बॉडी के अंदर ही लार्वा बन जाए, अडल्ट बन जाए और फिर इन्फेक्शन कर दे। ये एग जो है वो फीसिस के थ्रू बाहर जाएंगे, फिर ये किसी स्नेल के पास चले गए या किसी वेजिटेशन के ऊपर। ये जो अपना लाइफ साइकिल है, जो स्टेजेस है वो चेंज करते रहेंगे। एग से लार्वा बनेंगे, लार्वा अपनी स्टेजेस चेंज करेगा 1 2 3, उसके बाद फिर अडल्ट बनते हैं, अडल्ट फिर इन्फेक्ट करते हैं, फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो एक तो ऐसी कंडीशन हो जहां पे ये सारी की सारी प्रोसेस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक बॉडी के अंदर हो रही हो, वो हो गया मोनोजिनस, जिसको कोई वेक्टर या इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरमीडिएट होस्ट अभी आगे पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर क्या होते हैं। अभी के लिए समझ लेते हैं कि एक ऐसा पैरासाइट है जिसको सिर्फ एक एनिमल के अंदर वो अपना पूरा जीवन जो है वो बिता देता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल वहां पे कंप्लीट कर देगा, वो है मोनोजिनस। हेट्रोजीनस क्या हो गया? अब हेट्रो मतलब जिसको डिफरेंट वर्ड हमारे लिए है कि वहां पे उसको इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब वो इंटरमीडिएट होस्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो दो होस्ट होंगे, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट, वो आगे देखते हैं। लेकिन यहां पे एक से ज्यादा पर्टिकुलर उसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ये होगा हेट्रोजीनस। स्टेनोजीनस, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर कि स्टेनोजीनस क्या है? जिसकी नैरो होस्ट रेंज है, जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को अफेक्ट करता है या एक पर्टिकुलर ब्रीड को अफेक्ट करता है, वो हो गया हमारा स्टेनोजेनस। जैसे थिलेरिया की हम बात करें, थिलेरिया पार्वा, थिलेरिया एनुलेटा, ये हमारे क्या हो गए? स्टीनोजेनस। यूरिजिनस जो ब्रॉड होस्ट रेंज है, कई सारी स्पीसीज को अफेक्ट कर सकता है। कोई एग्जांपल आपको ध्यान में हो यूरिजिनस का? कोई ऐसा पैरासाइट जो बहुत सारी स्पीसीज को अफेक्ट कर देता हो? सर तो मैगॉट्स। टोसोप्लाज्मा गोंडी। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, टिक्स भी हो टिक्स भी हो सकते हैं, सर मैगॉट्स हो सकता है क्या? मैगट्स हो सकता मैगट्स, है, मैगट्स भी है सर। मैगट्स हो सकता है। वहां पे टर्म हम उसके लिए अलग यूज करेंगे, मेसिस। यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़े से इजी एग्जांपल बता देता हूँ। बबिशिया आपने देखा होगा, कितनी यस सारी सर। स्पीसीज है। ट्रिपेनोसोमा देखा होगा, कितनी सारी स्पीसीज को अफेक्ट करता है। तो ये इस टाइप के जो है वो टिपिकल एग्जांपल्स हैं यूरिजिनस के, जो मल्टीपल या ब्रॉड होस्ट रेंज हमारे पास है। तो इनके ऊपर फोकस करना आपको, स्टेनो और यूरी। स्टेनो नैरो और यूरी जो है वो ब्रॉड होस्ट रेंज होगी। उसके बाद ओटो हेट्रोजीनस पैरासाइट। अब सर। ये हाँ बोलो। सर इसको जब आप मतलब फुल कंपाइल करके जब देंगे तो सर इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल ऐड हो सकते हैं क्या सर? एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं थे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे वहां पे मैं ऐड कर दूंगा। वैसे कर देंगे, कोई बात नहीं, जी क्योंकि सर। वो थोड़ा समझने के लिए तो वो वैसे डिटेल में हम बता ही रहे हैं पढ़ते टाइम। ठीक है, कर देंगे, वो वाला पार्ट ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एडिड भी है। और ये जो एग्जाम्पल है ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चीज है क्या? ओटो हेट्रोजीनस पैरासाइट। तो हेट्रोजीनस के अंदर हमने देखा कि उसमें इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये हमने डिस्कशन किया कि इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पे। ओटो हेट्रोजीनस के अंदर क्या हुआ कि जो सेम वर्टिब्रेट एनिमल है, दैट एक्ट इज इन बोथ डेफिनेटिव एज वेल एज इंटरमीडिएट होस्ट। तो उसी होस्ट के अंदर तो वो अपना क्या करेगा? सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा, और उसी के अंदर ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा। और इसका एक टिपिकल एग्जांपल है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन आप याद रखो ना रखो, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर नाम टीने से सोलियम भी तो है। टीन या सोलियम के अंदर किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है? डेफिनेटिव होस्ट अलग है उसका, इंटरमीडिएट होस्ट हमारे पास अलग है।
टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, दोनों के केसेस में डेफिनेटिव अलग है और इंटरमीडिएट अलग है। एक में पिग आ जाएगा, एक में कैटल आ जाएगी। यहाँ पे आपको ट्राइकेनेला के ऊपर पूरा फोकस करके चलना है। और डेफिनेशन की अगर बात करें तो हेट्रोजीनस आप याद रख लोगे तो उसमें ओटो ही ऐड करना है, मतलब सेम एनिमल के अंदर दोनों लाइफ साइकिल जिसके कंप्लीट हो जाए वो हमारा ओटो हेट्रोजीनस होगा। देन ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं फिर किस टाइप की जो डेफिनेटिव होस्ट, सर डेफिनेटिव होस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। डेफिनेटिव होस्ट अभी नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पार्ट, अभी करते हैं होस्ट आगे। अब नेक्स्ट जो पैरासाइट्स हैं, अब वो या क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो कॉमन है। सबसे पहले या तो वो एग ले करेंगे, एग लेइंग होगी। दूसरा क्या है कि एग तो ले किया, उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है और दैट इज रेडी टू हैच, फुली डेवलप्ड लार्वा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एग आया यूट्रस के अंदर और लार्वा के अंदर हैच हो गया यूट्रस के अंदर ही, और लार्वा पास आउट हो रहा है। एक फोर्थ कंडीशन है कि लार्वा डेवलप होगा और जैसे ये पास आउट होगा ये अपनी नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एग लेइंग है सिंपल, वहां के लिए वर्ड हम यूज करेंगे ओवीपेरस, जहां पे फीमेल एग ले करेंगी। ऐसी फीमेल जिनके एग के अंदर लार्वा प्रेजेंट है तो वो होगा ओवोविविपेरस। जो लार्वा को ही ले करेंगे उनके लिए लार्वीपेरस या फिर विविपेरस पैरासाइट्स। और जहां पे जो लार्वा है वो इतना डेवलप्ड है कि वो हैच या बाहर निकलते ही प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए टर्म यूज करेंगे प्यूपीपेरस पैरासाइट्स। तो ओवी से रिलेटेड हमारा एग, मतलब दो ही चीजों के ऊपर हम फोकस कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। ओवी से हमारा मतलब है एग से रिलेटेड, तो ओवीपेरस मतलब एग लेइंग, विविपेरस मतलब लार्वा, तो विविपेरस में आ गया हमारा लार्वा आ गया। ओवोविविपेरस का मतलब कि एग भी है और लार्वा भी है, तो उसको ये कहेंगे कि एग के अंदर लार्वा प्रेजेंट है और जैसे ही वो ले करेगी हैच होके लार्वा बन जाएगा। प्यूपीपेरस फिर क्या आ गया, जहां पे एग जो है वो हैच करेगा, यूट्रस के अंदर ही लार्वा बनेगा, लार्वा डेवलप हो जाएगा और जैसे ही वो बाहर आएगा लार्वा से जो नेक्स्ट स्टेज बननी है प्यूपा की वो फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसो को हम बोलेंगे प्यूपीपेरस पैरासाइट्स। तो इजी है सर नाम में। हाँ बोलो। सर प्यूपीपेरस पैरासाइट जो है हाँ हाँ, उसका जो लार्वा यूटेरस में रहेगा कि इधर भी रह सकता है वो डेवलप, यूट्रस के अंदर। मतलब दूसरी जगह पे नहीं हैच होगा सर वो? एक बार दोबारा, मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो हाँ हाँ बोलो। सर प्यूपीपेरस में जो एग हैच होगा और जो लार्वा जो डेवलप होगा यूट्रस में होगा कि किसी और जगह भी हो सकता है, पूछ रहा हूँ। ये किसके यूट्रस की बात आप कर रहे हो, पैरासाइट के यूट्रस की या होस्ट के यूट्रस की? होस्ट के यूट्रस की। पैरासाइट के यूट्रस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके ओके। पैरासाइट के अंदर जिनके अंदर वेल डिफाइंड जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उनके अंदर, तो ये प्यूपीपेरस है। तो आप नाम के ऊपर फोकस कर लेना, वर्ड्स ओवो ओविविपेरस इजी हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये पैरासाइट की क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास होस्ट आ जाता है। होस्ट है क्या, नॉर्मल सी बात जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा और वहां से वो कुछ ना कुछ शेल्टर, न्यूट्रिशन या कोई बायोलॉजिकल ऐसी हेल्प उससे लेगा, वो होस्ट हो गया है। अब इसके अंदर दो टाइप का डिस्कशन हम करते हैं, एक है डेफिनेटिव होस्ट और एक है इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट क्या है कि जहां पे पैरासाइट अटेन दियर सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर सेक्सुअल साइकिल उनका होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी उनकी आ जाएगी, उनको हम बोलेंगे डेफिनेटिव होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, इनके अंदर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी। मतलब हम यहां से बात शुरू करें
कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट ने एग ले कर दिया, एग से उसका लार्वा बन गया, ठीक है। अब लार्वा की कई स्टेजेस मान लेते हैं हम, 3 स्टेज मान लेते हैं, L1, L2, L3। अब L1 जो है वो एक होस्ट में थी, आंट पे मान लेते हैं, L2 हम स्नेल के अंदर मान लेते हैं, ये L3 किसी और में मान लेते हैं, क्रैब में। ये L3 फिर कैटल के अंदर एंटर कर गई और यहां से ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई L3। तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज है, अब इनमें से आप कौन सी कहोगे, कौन सी है सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज? L3। अडल्ट पे जो आएगी सर, अडल्ट पे जो आएगी एंट्री स्टेज वो। अडल्ट, अडल्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी ये है जो नई अगली ऑफस्प्रिंग्स को कंट्रीब्यूट कर सके, वो अडल्ट होगा। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज अटेन करेगा पैरासाइट, वो हो गया डेफिनेटिव होस्ट। और जहां पे सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है, या हम ये कहें मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन वहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ नहीं जा रहा, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। तो मल्टीपल इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पैरासाइट से रिलेटेड। देन ऐसा नहीं है कि जहां पे भी वो जाएगा पैरासाइट, वहां पे वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा। कुछ ऐसे भी होस्ट हो सकते हैं जो सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो हो जाते हैं उनको हम बोल देते हैं पैराटिनिक होस्ट। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, या वैसे नाम याद रखें तो ट्रांसपोर्ट होस्ट, सिंपली शेल्टर। इंटरमीडिएट कॉमन भी तो हो सकता है ना? क्या कह रहे हो? डेफिनेटली होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट कॉमन हो सकता है ना? हो सकता है। अभी जब हमने वो डिस्कस किया ऑटो हेट्रोजीनस, वो इसी चीज का एग्जांपल था, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। देन रिजर्वोयर होस्ट, जहां पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, शेड भी हो रहा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर प्रेजेंट है उसमें कोई क्लिनिकल साइंस अब प्रेजेंट नहीं है। जिस भी पर्टिकुलर एनिमल में प्रेजेंट है वहां पे क्लिनिकल साइंस प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे रिजर्वोयर। जहां पे पैरासाइट प्रेजेंट है, शेड भी कर रहा है, लेकिन शेड भी मतलब कंपलसरी नहीं है शेड तो, लेकिन प्रेजेंट जरूर है। तो उसके अंदर बेसिकली मेन मतलब ये है कि वहां पे कोई डिजीज के साइंस हमें नहीं दिखते, तो वो इस टाइप के होस्ट को हम बोल देंगे रिजर्वोयर होस्ट। 4 मेजर होस्ट की क्लासिफिकेशन है। देन इंटरमीडिएट को थोड़ा सा और अगर हम करें तो वहां पे हमारे पास ज्यादा वैरायटी आ जाती है। उसमें एक टर्म आ जाती है वेक्टर, बहुत कॉमनली आप सुनोगे। तो वेक्टर के बारे में पहली चीज तो आपको याद रखनी है, वेक्टर इज एसेंशियली एन आर्थ्रोपोड। वो आर्थ्रोपोड ही होगा। वेक्टर के लिए जो टर्म यूज होगी दैट विल बी, दैट स्पीसीज हैज टू बी आर्थ्रोपोड। तो any arthropod which harbors the parasitic pathogen without any recognizable disease entity। कोई मस्कीटो के अंदर डेंगू है, मलेरिया है, तो हमें मस्कीटो के अंदर ऐसे साइंस नहीं देखने को मिलते, जिस पर्टिकुलर होस्ट में वो ट्रांसमिट करेंगे उनके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही पर्टिकुलर स्पीसीज जो सिर्फ ट्रांसमिट करेंगे डिजीज को एक पर्टिकुलर होस्ट से दूसरे के अंदर, उस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर या तो 2 चीजें हो सकती हैं। देखो, एक टिक या एक मॉस्किटो ने ब्लड सक किया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जिसको हम मान लेते हैं डेंगू है। ये मॉस्किटो दूसरे को बाइट करेगा। आप मॉस्किटो की जगह ट्रिप्स में फ्लाइज का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे सेकंड एनिमल को इसने बाइट किया। तो इस पर्टिकुलर मॉस्किटो के अंदर कोई डिजीज हमें नहीं देखने को मिलती। तो ऐसी स्पीसीज जो आर्थ्रोपोड हो, जो एक पैरासाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करे, और जिसके अंदर पैरासाइट कुछ देर के लिए रहे, उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे वेक्टर। अब इस वेक्टर के अंदर जब ये मॉस्किटो है, सपोज इसके अंदर कुछ देर के लिए पैरासाइट प्रेजेंट था, वो हो सकता है 1 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। तो जब जिस ड्यूरेशन के अंदर ये यहां पे रहा, सपोज हम ये मान लेते हैं
L1 मान लेते हैं, ये L1 था यहाँ पे। तो एक पॉसिबिलिटी तो है ये कि L3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनके अंदर इस टाइप का लाइफ साइकिल नहीं चलता, वहां पे सिंपल बाइनरी फ्यूजन हो जाता है। एक पैरासाइट है, उससे 2 पैरासाइट बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन। इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। और ये क्या हो गया? डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब एक वेक्टर के अंदर दोनों चीजें पॉसिबल हैं, मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है, डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, या इन दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे कुछ भी नहीं होता, सिंपल एज सच पैरासाइट आगे ट्रांसमिट हो जाता है, नॉट मल्टीप्लाई और डेवलप, उसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल वेक्टर। जहां पे इन दोनों में से एक भी चीज होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी या डेवलपमेंट होगी, उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल वेक्टर। जहां पे या तो डेवलप करेगा या मल्टीप्लाई करेगा या दोनों चीजें भी कर सकता है, उसको बायोलॉजिकल वेक्टर बोलेंगे। तो अब ये आप देखो कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, साइक्लिक चेंजेस हो गए। और मल्टीप्लीकेशन है, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं हम प्रोपोगेट कर रहा है। मल्टीप्लाई करना मतलब प्रोपोगेट करना। तो जहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगी, उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे? प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। समझो इस बात को, मल्टीप्लीकेशन के लिए वर्ड हमने यूज किया प्रोपोगेटिव। तो जहां पे प्रोपोगेटिव वे में ट्रांसमिशन हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, और वहां पे मल्टीप्लाई हो गया हो रहा है। सपोज इसने एक पैरासाइट को सक किया मॉस्किटो ने, और इसकी बॉडी के अंदर 100 पैरासाइट बन गए, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये जो ट्रांसमिशन है, इसको हम बोलेंगे प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है, या कुछ साइक्लिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज कर देते हैं साइक्लोप्रोपोगेटिव। साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन, जहां पे दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। जहां पे एक मिलेगी फिर उसके लिए साइक्लो ट्रांसमिशन, बाकी वो ऐसी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। यही 2 मेजर टर्म है हमारे पास, प्रोपोगेटिव और साइक्लोप्रोपोगेटिव। दोनों किसके पार्ट आ जाएंगे? बायोलॉजिकल वेक्टर या बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के। तो ये समझे बात? रिपीट कर दीजिए। दोबारा बताते हैं। यहाँ पे एक एनिमल है, यहां पे इसके अंदर एक फ्लाई ने ब्लड सक किया इसका, उस ब्लड के अंदर एक पैरासाइट प्रेजेंट है। अब ये फ्लाई चली गई, इसको A1 बोल देते हैं, दूसरे एनिमल में चली गई A2 में। ठीक है, अब इस फ्लाई ने अगर इस एक पैरासाइट को एज सच ट्रांसमिट कर दिया, एक यहां पे था, एक ही इसके अंदर कर दिया, ना यहां पे कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई मल्टीप्लीकेशन हुई, जिस फॉर्म में वो था उसी फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया, तो ये कौन सा ट्रांसमिशन हो गया? हमारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो गया, जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और फ्लाई है जिसने एक पैरासाइट को ब्लड जब सक किया, एक पैरासाइट लिया, उसकी बॉडी के अंदर 100 पैरासाइट्स बन गए। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन के लिए वर्ड हम यूज कर देते हैं प्रोपोगेटिव। प्रोपोगेट कर रहा है, वो आगे से आगे बढ़ रहा है, तो ये प्रोपोगेट हो गया है। इसको वर्ड यूज करेंगे हम प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन, कि यहां से तो इसने एक पैरासाइट को सक किया था, लेकिन जब ये A2 के अंदर जाएगी तो वहां पे 100 पैरासाइट्स को इंजेक्ट कर देगी। वो उसी फॉर्म में है जिसमें से उसने A1 से लिया था, अडल्ट है तो अडल्ट, और कोई इंटरमीडिएट स्टेज है तो उसको। तो जहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हमें देखने को मिली, वो हो गया हमारा प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। अब एक और फ्लाई हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने एक पैरासाइट लिया, वो इंटरमीडिएट फॉर्म में था कोई, जैसे माइक्रोफिलेरी हम मान लेते हैं, माइक्रोफिलेरी था। तो अब इस फ्लाई के अंदर ये माइक्रोफिलेरी मल्टीप्लाई भी कर रही है, एक से मान लो 10 माइक्रोफिलेरी बन गई, और ये 10 माइक्रोफिलेरी अडल्ट वर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिलेरियल वर्म के अंदर, एक फ्लाई के अंदर।
तो यहाँ पे 1 के 10 भी हुए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 10 हो गए। इंटरमीडिएट यहाँ पे बीच की स्टेज थी, यहाँ पे अडल्ट स्टेज भी हमें देखने को मिली। तो ऐसा वेक्टर या ऐसा ट्रांसमिशन जहां पे हमें प्रोपोगेशन भी देखने को मिले, साथ में उसकी बॉडी के अंदर कुछ साइक्लिकल चेंज भी देखने को मिले, कोई स्टेज चेंज हो, तो वहां पे वर्ड हम यूज करेंगे साइक्लोप्रोपोगेशन, और इस टाइप का ट्रांसमिशन हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। जहां पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है वो प्रोपोगेटिव, जहां पे लाइफ स्टेजेस चेंज हो रही हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ रही है, वो साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। हुआ क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये ट्रांसमिशन हो गया, ये हमारा होस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, और पैरासाइट हो गया। इनका इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से डिजीज होगी। अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है एनिमल, उसके अंदर जो है वो पैरासाइट किस किस रूट से एंटर कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स। कॉमन क्या है? सबसे कॉमन कोज है, जैसे क्या बोलोगे सबसे कॉमन कोज? इंजेक्शन। इंजेक्शन। इंजेक्शन अलावा और रूट बन जाते हैं, जैसे एक मदर के मिल्क में कुछ आ रहे हैं पैरासाइट, ट्रांस मेमरी ट्रांसमिशन हो गया है। कोइटस से ट्रांसमिट हो जाता है, जैसे ट्राइकोमोनास है, इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। और कोई ऐसा पैरासाइट जो आप जानते हो कोइटस से? हाँ, ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो विनेरली ट्रांसमिटेड या कोइटस से जो ट्रांसमिट होते हैं पैरासाइट, वो कौन से हैं? ट्राइकोमोनास फीटस और ये ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम, बोथ ऑफ द नन ऑफ द अबव। डॉक्टर प्रशांत, आज तो आपका माइक ऑन है और आवाज भी आ रही है। तो अब ये डिफरेंट मोड्स हैं जहां जहां से ट्रांसमिशन है। तो पहला जैसे इंजेक्शन है, सबसे कॉमन ये है। ट्रांस मेमरी ट्रांसमिशन, स्किन पेनिट्रेशन, इनोकुलेशन, डायरेक्ट विनीरियल, कंजेनाइटल, ऑटो और इनहेलेशन। इनको एक एक करके हम देखते हैं। हम सबसे पहले इंजेक्शन हमारे पास है, तो होस्ट जो है वो कैसे इन्फेक्ट हो सकता है? जितनी भी इन्फेक्टिव स्टेज है पैरासाइट की, कोई एग है, कोई सिस्ट है, कोई oocyst है, कोई लार्वा है, कहीं अडल्ट है, वो जितने भी जो भी इन्फेक्टिव स्टेज है, वो किसी भी वे से एंटर करे, चाहे फीड से एंटर करे, फिश, मीट, कोलोस्ट्रम, मिल्क, जो भी चीज वो कंज्यूम करता है एनिमल, वहां से ओरल रूट से जो भी एंटर करे वो इंजेक्शन में आ जाएगा। ट्रांस मेमरी के अंदर जो टोक्सोकेरा कैनिस का एक अच्छा एग्जांपल है, वहां थ्रू कोलोस्ट्रम जो है ये ट्रांसमिट होता है या थ्रू मिल्क होता है। स्किन पेनिट्रेशन ये एक इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस है, विस्टल लार्वा माइग्रेंस है, तो यहाँ पे जो हुकवर्म्स है, एंकाइलोस्टोम्स है, उनकी थर्ड स्टेज जो है वो सरकेरी ऑफ सिस्टोसोम्स, एग एंड लार्वा ऑफ मियोसिस कोजिंग फ्लाइज। तो ये जो मैगट बुंड्स होते हैं, उनके एग और लार्वा जो है वो स्किन पेनिट्रेशन से एंटर करते हैं, और ट्रिपैनोसोमा क्रूजियाई। इनोकुलेशन के अंदर जो इनोकुलेट मतलब कोई पंचर करके, स्किन पंक्चर करके, जैसे मस्कीटो बाइट है, टिक बाइट है, जहां पे पंचर करके बॉडी के अंदर जो है वो वेक्टर्स की फॉर्म में एंटर कर जाता है, तो जो वेक्टर फॉर्म से होगा वो इनोकुलेट हो गया बॉडी के अंदर पैरासाइट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये माइट्स, फ्लीज, लाइस, ये सारे के सारे। विनीरियल कोइटस से इंपॉर्टेंट है, दोनों पैरासाइट का नाम याद रखना आपको, ट्राइकोमोनास फीटस एज वेल एज ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम। कंजेनाइटल, इंट्रायूट्राइन, प्रीनेटल या ट्रांसप्लांटल, उसमें जैसे टोक्सोकेरा कैनिस है, एंकाइलोस्टोमम कैनाइनम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंजेनाइटल ट्रांसमिशन से होता है। एक बार क्या ऑटो इन्फेक्शन की पोज, एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी होस्ट की मसल्स के अंदर है, वहां से उसकी कुछ स्टेजेस गई, जैसे एग्स बने या लार्वा बने, वो इंटेस्टाइन के अंदर चले गए। अब इंटेस्टाइन से उनको जाना तो था बाहर, लेकिन ये वापस मसल के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इन्फेक्टेड होस्ट इज री इन्फेक्टेड ड्यू टू रिवर्स पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड अदर रूट्स। वो कोई भी रूट हो सकता है बेसिकली,
तो उसी को री इन्फेक्ट जब कर देते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये ऑटो इन्फेक्शन है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे टीनिया सोलियम है मैन के अंदर। कुछ अब जो कॉमन नेम्स है वो भी आप याद करते चलो, क्योंकि कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे हाइमेनोलोपिस नाना की हम बात करेंगे तो इसको ड्वार्फ टेप बॉम भी बोल देते हैं हम, साथ के साथ याद करते रहो। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये सारे के सारे ऑटो इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। देन इनहेलेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ा रेयरली हमें देखने को मिलता है कि कोई पैरासाइट इनहेलेशन से ट्रांसमिट हो। तो जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन रूट। तो आप अगर फोकस करना चाहो तो कोइटस, इनहेलेशन, ओटो और ट्रांसमेमरी ट्रांसप्लेसेंटल, बाकी हम इनकी लाइफ साइकिल जब आगे पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें आती रही। कोइटस और इनहेलेशन पे तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट आप फोकस करो, इंपॉर्टेंट है ये। अब एंटर तो कर गया पैरासाइट, एंटर करने के बाद कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस करेगा। जैसे आज यहां पे एंटर किया उसने, आज की डेट में, आज कितनी तारीख होगी है 16। एंटर करने के बाद मान लो 19th को हम ये कह लेते हैं कि एस्केरिस या टोक्सोकेरा जो है विचुलोरम एक काफ की बॉडी के अंदर एंटर कर गया आज की डेट में। 19th को उसकी बॉडी के अंदर हमने उसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट किस वे में? कोई अडल्ट है, उसके फीसिस के अंदर एग हमें देखने को मिले, या कहीं कोई और स्पीसीज है जिसके ब्लड के अंदर हमें वो उसके कोई भी स्टेज देखने को मिली जो कंफर्म करे वो इन्फेक्शन है 19th को। 19 से लेके हम मानते हैं कि 26 तक वो पैरासाइट उसकी बॉडी में रहा। 26 को वो जो है वो क्लियर हो गया। 27 को जब हमने टेस्ट किया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है जहां पे इन्फेक्शन हुआ और वो डिटेक्ट हुआ, दूसरा क्या कह सकते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट ने एंटर किया और क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिले, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोल देते हैं नॉर्मली? अगर मैं किसी नॉर्मल डिजीज की आपसे बात करूं कि 6 महीने पे उस पे, हाँ 6 महीने पे किसी उसके अंदर एनिमल के अंदर माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस ने एंट्री कर ली और उसके क्लिनिकल साइन दिखे मेरे को 2 साल के बाद, तो ये जो 6 महीने से 2 साल का इंटरवल है इसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। पीरियड बोल देंगे। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको पैरासिटिक डिजीज के अंदर हम क्या बोल देंगे? प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड, पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट और इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ ए ससेप्टेबल होस्ट टू द डे ऑफ फर्स्ट डिस्चार्ज और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जो भी उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है फ्रॉम द सेम इन्फेक्टेड होस्ट। तो या तो हम इसको डिटेक्ट करें या क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिले किसी डिजीज के, तो वो प्री पेटेंट पीरियड जहां पे स्टार्ट हो। लैब डिटेक्शन या क्लिनिकल साइंस? दोनों चीजें, दोनों चीजें। दोनों में से कोई भी सर? लैब डिटेक्शन तो सर क्लिनिकल साइंस से पहले भी हो सकता है। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने फीसिस टेस्ट करवाई एक पर्टिकुलर एनिमल की, उसको कोई क्लिनिकल साइंस नहीं है, उसके अंदर मेरे को एग्स मिले, सर वो भी तो एक ऑप्शन है। कई बार पैरासाइट्स के अंदर तो ऐसा है कि जब तक लोड कम है तब तक काम चल रहा है। हाँ, टिक्स मान लो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कोई ऑब्जर्वेबल हमें अनीमिया नहीं देखने को मिल रहा, या कोई ट्रिपेनोसोमा वगैरह ऐसी स्पीसीज नहीं देखने को मिल रही, तो कोई भी इन दोनों में से ऐसी चीज हमें देखने को मिले वो प्री पेटेंट। पेटेंट क्या है? टाइम और पीरियड ऑफ पेटेंट इन्फेक्शन काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट टू द डे ऑफ लास्ट डिस्चार्ज, जहां पे या आप ये कहे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एग लार्वा माइक्रोफिलेरी सिस्ट ऑफ द पैरासाइट इन इन्फेक्टेड होस्ट, जहां पे जो फर्स्ट डे था और जो लास्ट डे था इनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो हो गया पेटेंट। तो पेटेंट से प्री लगा दिया तो प्री पेटेंट हो गया। प्री मतलब उससे पहले का, डिटेक्शन से पहले का प्री पेटेंट, डिटेक्शन से एंड होने तक का पेटेंट पीरियड।
दो वर्ड्स हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो प्री पेटेंट पीरियड बहुत कॉमनली यूज होगा, जैसे आइमेरिया बोविस है, इसका जो प्री पेटेंट पीरियड है, मतलब आज अगर एंट्री करता है तो ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद कुछ हमें उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, या हम उस पैरासाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे, वो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा प्री पेटेंट। अब प्री पेटेंट के बाद जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है 2 to 3 वीक्स का, तो ये जो 2 to 3 वीक्स का हो गया, ये हो गया हमारा पेटेंट पीरियड, जिस ड्यूरेशन के अंदर जो फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया और लास्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेशन था, वो प्री पेटेंट पीरियड हमारे पास आ गया। अब ये तो है नहीं कि जो पैरासाइट है उसको एनिमल बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करना है। मान लो फिशिस में एग्स आए, तो एग्स जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे, तो किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, कितने पीएच के ऊपर जो सर्वाइव कर सकते हैं मतलब एक बात ये कहें कि होस्ट की बॉडी के बाहर कैसे वो सर्वाइव करेंगे, इसकी जो स्टडी है उसको हम बोल देते हैं बायोनोरिलिक्स, बायोनोरिलिक्स ऑफ पैरासाइट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी ऑफ पैरासाइट, जो भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह है जितनी भी, वो क्या आ जाएगा, बायोनोरिलिक्स में आ जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन और है इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। नोमेनक्लेचर, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। 3 ही चीजें वैसे लगभग इससे इंपॉर्टेंट है, वैसे हम देख लेते हैं कि इतने सारे पैरासाइट है, इतने सारे हम नाम देखते हैं, हर कंट्री हो सकता था अपनी अलग अलग नाम रखे, तो ये कैसे कॉमनली हुआ कि सबके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर हम रखें। तो इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हुई इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1904 के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक नेम्स है वो दे आर इधर डिराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड। तो क्लासिफिकेशन हुई, जैसे कोई भी पैरासाइट हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक उसका जीनस होता है, एक स्पीसीज होती है, एक सब स्पीसीज हो जाती है। तो जीनस का हम देखेंगे तो एक वर्ड हमें मिलेगा, जीनस प्लस स्पीसीज होगी तो 2 वर्ड मिलेंगे, और सब स्पीसीज होगी तो 3 मिलेंगे। तो ये जो 1 है, तो किसी का भी जीनस जो होगा वो यूनिनोमियल होगा, एक नाम मिलेगा। स्पीसीज अगर साथ में हो जाएगी तो बाइनोमियल, 2 नाम मिलेंगे, और सब स्पीसीज भी है तो ट्राइनोमियल। ये इसने मतलब मेन जो बातें थी जो मैंने इसके हिसाब से लगी इंपॉर्टेंट ICZN के अकॉर्डिंग, वो चीजें हैं। तो ये मेन तो यही है। ये तो शायद कोई कम ही पूछे इस चीज से रिलेटेड, कोई ज्यादा से ज्यादा पूछे तो ये पूछ सकता है आपके कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड ड्राइव से, लैटिन और ग्रीक से। ये इंपॉर्टेंट है ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर 1904। उसमें बाकी और सिंपल सी बातें हैं कि अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। कोई भी पैरासाइट लिखा मैंने, जैसे टीनिया सोलियम लिख देता हूं मैं, हैंड रिटन में अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में आ जाएगा। जीनस का नाम कैपिटल में आएगा, स्पीसीज का नाम स्मॉल के अंदर आएगा। ये कॉमन से हैं जो आपको आइडिया होगा, ये चीजें हैं। उसके बाद ऑथर को अगर हमें नाम लिखना है तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी पर्टिकुलर ऑथर ने एक पैरासाइट की डिस्कवरी की, हमें उसको बताना है, तो वहां पे अगर ऐसा हमें करना है तो पैरासाइट का नाम, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम, इनके बीच में कोई कोमा नहीं आएगा, सिर्फ स्पेस है, फिर उसके बाद कोमा और ईयर जहां पे उसकी डिस्कवरी हुई थी। ये भी चीज आप देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स की हम बात करें तो नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वही है। सबसे पहले किंगडम है, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, सब जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ इनके लिए कुछ वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं, जैसे क्लास के लिए वर्ड जो होगा उसके एंड में क्या आएगा, EA। जैसे हम यहाँ पे सार्कोसिस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सार्कोसिस्टिस से रिलेटेड, सॉरी कोक्सीडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आइमेरिया की। तो स्पोरोजिया है, सब क्लास के लिए इया। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि फैमिली के लिए हम क्या यूज करते हैं, IDAE, ED। तो ये किसी भी फैमिली, वायरोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियो में भी, वहां पे भी सेम यही आएगा। कोई भी फैमिली होगी उसके लिए वर्ड यूज होगा एंड में ED। तो जैसे यहाँ पे जो फैमिली है वो सार्कोसिस्टिडी है, सब फैमिली के लिए सार्कोसिस्टिनी, इनी यूज करेंगे।
ऑर्डर के लिए ईडा यूज कर देते हैं, जैसे यू कोक्सीडिडा। ये सारे के सारे, सब क्लास वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्लास में यह है तो ये फैमिली का कॉमनली पूछ लेते हैं अगर कोई पूछे तो, फैमिली सब फैमिली, ये दो चीजें याद रख लेना। देन दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फुल फॉर्म है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है स्नोपैड। अब इसका नाम चेंज हो गया है स्नोपैड। तो स्नोपैड स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल पैरासाइट्स एंड डिजीजेस। अब इसको एनिमल हमने रिमूव कर दिया है तो अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ पैरासाइट्स एंड डिजीजेस। इतना सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है क्योंकि यहां से आपके वर्ड्स घूम सकते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है इसको। स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ पैरासाइट्स एंड डिजीजेस, ये तो इजी है, पैरासाइट और डिजीजेस। एनिमल हटी गया अब, तो ये स्नोपैड हमारे पास आ जाता है। अब स्नोपैड आ गया है, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ पैरासिटिक एंड पैरासाइट्स एंड डिजीजेस। तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1988 में गाइडलाइंस इसकी पब्लिश हुई स्नोपैड। तो अब इसके अंदर क्या इन्होंने कहा कि कोई भी जैसे डिजीज है जिसके पीछे ए लगता हो, पैरासाइट के पीछे, तो जहां पे ए लगता है उसके पीछे आप ओसिस लगा दो। जैसे ट्रिपेनोसोमा है तो ट्रिपेनोसोमोसिस हो गया, फेशियोला है फेशियोलोसिस हो गया, और भी कोई ऐसा पैरासाइट जिसको आपको लगे, डायरोफिलेरिया हो गया जैसे डायरोफिलेरियोसिस। ओसिस लगाना, आपको ए हटा देना है, ओसिस लगा देना है, ये गाइडलाइंस है। प्लूरल अगर है तो ओ एस ई एस, पर ऐसा तो नहीं है सबके पीछे ए हो। जहां पे एक्स है तो ये एक्स को हटा के हम उसको इक कर देंगे, डेमोडिक, डेमोडिकिस, और वहां पे बाद में ओसिस लगा देंगे इसको हटा के। तो जैसे आपने कॉमनली डेमोडिकोसिस बहुत कॉमनली सुना होगा, इसके अंदर होती है डिजीज ये डेमोडिकोसिस, डॉग, डॉग के डॉग के अंदर। इस अंदर माइट की शेप क्या है, सिगार शेप। सिगार। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या चीजें कर सकते हो। आयोरोमेक्टिन आइवरमेक्टिन 0.3 mg per kg, डोरामेक्टिन 0.6 mg per kg, Corticosteroid एक ही क्लास होगी ये तो। और क्या क्या ऑप्शन है, जैसे हमारे पास फ्लशिंग कर सकते हैं पैराबेन से। साइपरमेथ्रिन वगैरह साइपरमेथ्रिन यूज कर कर सकते सकते हैं, और ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ये मतलब जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। अमिट्राज का यूज इसके अंदर कर सकते हैं। मित्रास। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसके अंदर ऑप्शंस थे इस वे में मेंशन कि क्या क्या यूज कर सकते हो आप। पायरमेक्टिन भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज कर सकते हो, साइपरमेथ्रिन जैसे हो गया, और साथ में अमिट्राज, ऑल ऑफ द अबव। एंटीस्टेमिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स इसके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, वो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन डेमोडिकोसिस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे सारे कंट्राइंडिकेटेड हैं, क्योंकि इम्यून सब इम्यून Immunosuppressive। डाउन करें, डाउन करेंगे, और उसकी वजह से और ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। कॉमनली डेमोडिकोसिस जहां पे मिलती है वहां पे स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अगर कोई आपसे ये पूछे डेमोडेक्स के साथ कॉमनली किसका देखने को मिलता है, क्योंकि पायोडर्मा भी देखने को मिल जाती है वहां पे, तो स्टेफ ओरियस कॉमनली देखने को मिलता है। ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद कोई और ऐसा पैरासाइट है जहां पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ए आ रहा ना एक्स आ रहा, जैसे हिपेटोजोन है, हिपेटोजोन कैनिस में ओसिस लगा देंगे सिंपल उसके नाम के पीछे। अगर और कोई बन जाता है तो हिपेटोजूनोसिस वहां पे आ जाएगा। तो आपको तीन याद रखने हैं, ए हटा दो, उसके पीछे ओसिस लगा दो, एक्स अगर है तो उसको एक्स को हटा के इक, और साथ में ओसिस, और लास्ट में अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो सिंपल जो नाम है उसके पीछे ओसिस लगा दो। ये स्नोपैड की रिकमेंडेशन है। स्नोपैड फुल फॉर्म के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस, नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है ट्रेंडी सा, तो पूछा जा सकता है।
स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर फॉर पैरासाइट्स एंड डिजीज। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन, इसमें कुछ खास नहीं है कि एक पर्टिकुलर एनिमल से या कहीं से जो इन्फेक्टिव स्टेजेस है पैरासाइट की वो कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं अदर एनिमल में, जैसे सरकेरी वगैरह है, ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, जो नॉर्मली मेडिसिन के अंदर चीजें आती हैं। जो जो भी एनिमल की सराउंडिंग्स में है, जहां जहां से एंटर कर सकता है, वाटर, वेजिटेशन, वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्रांसपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट, नेचुरल कैलेमिटी, इनके थ्रू ट्रांसमिशन है। यहाँ से कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता, जनरल सा पार्ट है ये सारा का सारा। थोड़ा सा ये पार्ट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख पा रहे हो आप क्लियरली? यहाँ से लगभग लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे सबसे पहले है कि कुछ जो पैरासाइट्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं। वो स्पेसिफिक हो सकता है एक किसी एरिया के अंदर लोकलाइज्ड हो, एक किसी ऑर्गन के लिए लोकलाइज्ड हो, एक ब्रीड के लिए लोकलाइज्ड हो, एक स्पीसीज से रिलेटेड हो सकता है, कोई सेक्स रिलेटेड हो सकता है, मेल या फीमेल के अंदर। तो ऐसी स्पेसिफिसिटी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें टाइप ऑफ होस्ट जैसे अगर देखें तो बफलो के अंदर ये जियागेंटॉइल एक्सप्लेनेटम हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे आइमेरिया बोम्बेंसिस है, ये बॉम्बे के अंदर देखने को मिलता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ये नॉन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ब्रीड स्पेसिफिसिटी। कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो किसी एक पैरासाइट के लिए ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं, या वो पैरासाइट उनके अंदर ज्यादा स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, किसी में कम हमें देखने को मिलता है। तो इसमें दो के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक ट्रिपेनोसोमा के ऊपर करेंगे, एक थिलेरिया के ऊपर करेंगे। तो दो ऐसी ब्रीड्स हैं जो जिनको हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिपेनो टोलरेंट ब्रीड्स। वो कौन सी होगी? एंडामा कैटल और ये लगून कैटल। दे आर ट्रिपेनो टोलरेंट, ये वर्ड आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रिपेनो टोलरेंट एनिमल्स, दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज। उसके बाद थिलेरिया के लिए हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, दे आर रेजिस्टेंट, क्रॉस ब्रीड्स ससेप्टेबल है। फिर हिमोंकस की बात करें तो जो रेड मसाई शीप है, ये इंपॉर्टेंट है, रेड मसाई शीप दैट इज रेजिस्टेंट टू हिमोंकस स्पीसीज, और अदर जो है वो ससेप्टेबल है। तो ये तीन मेजरली याद रखने हैं आपको। ट्रिपेनो टोलरेंट कौन से हैं? थिलेरियो टोलरेंट बोल सकते हो आप, जो इंडिजिनस है, और रेड मसाई जो शीप है वो। फैशियोला से रिलेटेड एक और है यहाँ पे जो गैरोल ब्रीड है, वो आगे हम करेंगे अभी आगे। गैरोल जो है दैट इज रेजिस्टेंट टू फैशियोलोसिस, वो आगे देखेंगे। देन सेक्स स्पेसिफिसिटी में कोई खास बात नहीं है। ट्राइकोमोनास फीटस है, जैसे फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, मेल्स में कम है। ट्राइको वजाइनलिस है। गैरोल ब्रीड किससे रेजिस्टेंट है? फैशियोलोसिस अभी शायद वो आगे आएगा, मैंने पहले डिस्कस कर दिया, वो आगे आपको मिल जाएगा वो। कल आएगा, आज तो नहीं कर पाएंगे, इतना मैं बता देता हूँ वैसे पर। एंडामा लगून हो गया हमारा, रेड मसाई हिमोंकोसिस, और जो गैरोल है दैट इज रेजिस्टेंट टू फैशियोलोसिस। जो इंडिजिनस है वो थिलेरिया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो इन चारों के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तो और हमारा पार्ट था सेक्स स्पेसिफिसिटी, कोई खास बात नहीं है। ट्राइकोमोनास फीटस जो है वो अबॉर्शंस कोज करता है, कौन से ट्राइमेस्टर में कोज करता है? गायनी अभी रिसेंटली पढ़ी आपने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई थिंक। कौन से में? फर्स्ट। फर्स्ट, लास्ट। लास्ट। क्या ट्राइकोमोनास फीटस अबॉर्शन कोज करता भी है या नहीं करता है? करता है सर। करता है सर। अबॉर्शन कोज करता है या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कोज करता है? अबॉर्शन करते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कॉमनली हमें ट्राइकोमोनास के अंदर देखने को मिलती है।
और शायद मेरे ख्याल से अगला जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, या हाँ इसी में आएगा आगे डिटेल में, उसी में डिस्कस करेंगे। अभी अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी देखने को मिलती है कॉमनली, और बाय चांस अगर अबॉर्शंस होने हैं, म्यूट प्लीज, तो वो अबॉर्शंस हमें 4 to 8 मंथ्स की एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलते हैं, 4 to 8 मंथ्स। और एक और वर्ड आपने सुना होगा, पोटैटो सूप बायोमेट्रा, यस सर, सुना है? हाँ, यस सर। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ट्राइकोमोना से रिलेटेड है। आगे जब आएगा तो डिटेल में करेंगे डिस्कस, थोड़ा सा अभी अपने माइंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन होता रहेगा तो ज्यादा दिमाग के अंदर बैठते चलेंगे। देन सिस्टम स्पेसिफिक, तो इसमें जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी है, हम फेशियोला की भी बात कर सकते हैं कि वो हिपेटिक ऑर्गन्स में है, चलो वो ऑर्गन में आ गया, फेशियोला स्पेशियस लीवर के अंदर, ये नर्वस सिस्टम से है। फिलेरिया साइजोन्स इन द लिम्फोसाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क्या वर्ड आपने सुना होगा कभी? फिलेरिया की डायग्नोसिस किससे करते हैं? क्या देखते हैं? Enlarged lymph node. ब्लड स्मेयर, उनका क्या नाम है? ब्लड स्मेयर के अंदर क्या ब्लू देखते हैं? बॉडी, जो कोच ब्लू बॉडीज है, वो तो आपकी बात ठीक है, प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड देखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, सारी चीजें हैं। कोच ब्लू बॉडीज जो नहीं हुआ, अभी कोई ऐसी कंफ्यूजन बात नहीं है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। कोच ब्लू बॉडीज आगे डायग्नोसिस जब करेंगे उसमें आएगा। तो ये जो कोच ब्लू बॉडीज हैं, ये क्या है? थिलेरिया की साइजोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मेन बात ये है लिम्फोसाइट्स के अंदर, मेन ये चीज याद रखने की है। ये अभी थोड़ा शॉर्ट में है, बाकी आगे आगे और डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। फिर उससे रिलेटेड जब पैरासाइट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो वो इम्यूनिटी जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इम्यूनोलॉजी के अंदर, कि एक एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी फॉर्म होता है, उससे रिलेटेड फिर मेमोरी सेल्स बनती हैं। तो वो एंटीबॉडी एक्टिव टाइप की भी हो सकती है, पैसिव टाइप की भी हो सकती है। एक्टिव में क्या बॉडी खुद करती है मैन्युफैक्चर, यस सर। पैसिव में कहीं से आर्टिफिशियली उसको दी जाती है इम्यूनिटी। तो ये डिफरेंट एंटीजेंस हो सकते हैं, कौन से, जैसे आउटर कवरिंग ऑफ पैरासाइट जो है क्यूटिकल, उसको एज एन एंटीजन यूज करते हैं। कई ऐसे एंटी पैरासाइट्स है जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लैजिला को भी एज एन एंटीजन यूज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। कुछ उसके जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी बाई प्रोडक्ट है पैरासाइट के, उनके रिलेटेड एंटीबॉडी बन सकते हैं। एग्स ऑफ पैरासाइट दे कैन एक्ट एज एन एंटीजन। लार्वा जो है, मोल्टिंग फ्लूइड जो है, ये सारे के सारे एज एन एंटीजन का काम कर सकते हैं या करते हैं। तो किस किस टाइप की इम्यूनिटी है हमारे पास? इनेट, एक्वायर्ड, इसको थोड़ा सा ब्रीफली टच करेंगे क्योंकि आपने ये दोबारा पढ़नी है सारी की सारी। इनेट नाम से क्लियर है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं उनको हम कह देते हैं नेचुरली प्रेजेंट इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो ड्यूरिंग द लाइफ जो भी इम्यून रिस्पॉन्स गेन करते हो वो एक्वायर्ड है। वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव। एक्टिव जब किसी रिस्पॉन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करे, एंटीबॉडी बनाए, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव किया आपने, सिंपली कोई ऐसी चीज इंजेक्ट कर दी, किसी दूसरे एनिमल से एंटीबॉडी निकाले, वो उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए, वो पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट आ जाता है। या कुछ और ऐसी एडिशनल जैसे एंटीविनम पार्ट हमने किया, वो पैसिव इम्यूनिटी का है। वैक्सीनेशन किसका पार्ट आ जाएगा इसके अंदर? एक्टिव पैसिव का। एक्टिव इम्यूनिटी। देन ह्यूमरल सेल मीडिएटेड होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ह्यूमरल जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और सेल मीडिएटेड जो है वो उसमें ये नेचुरल किलर सेल्स वगैरह या मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट वगैरह ये रोल प्ले करती है। ये जनरल है हमारे लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी और प्रीइम्यूनिटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजिंग में क्या है कि जो हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी, कि एक बार इंफेक्शन अगर हो गया और उससे एनिमल अगर रिकवर कर जाता है
तब उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म चाहे प्रेजेंट है या नहीं है, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट हमेशा रहेगी। जैसे कोक्सीडियोसिस में है कि जिस टाइम पे अगर कुछ पैरासाइट प्रेजेंट नहीं भी है तब भी उसकी बॉडी के अगेंस्ट, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन वो उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अगेंस्ट है जिसके अगेंस्ट जिसका इन्फेक्शन हुआ था। अगर कोई ऐसी चीज हो कि जैसे आइमेरिया है, टिनेला है, नेकाट्रिक्स है, टिनेला का इन्फेक्शन हुआ और नेकाट्रिक्स से भी अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रॉस इम्यूनिटी। क्रॉस इम्यूनिटी। लेकिन कोक्सीडियोसिस में हमें ऐसी नहीं देखने को मिलती, एक सिंगल स्पीसीज से ही वो होता है इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग। तो ऐसी इम्यूनिटी जहां पे एक बार इन्फेक्शन हुआ तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट प्रेजेंट हो तभी इम्यून रिस्पॉन्स बना रहेगा। अगर वो चला भी गया तब भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें देखने को मिलेगी। इसको स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री इम्यूनिटी। अब ये क्या है? ये है कि क्लिनिकल इन्फेक्शन तो चलो जा चुका, सारी चीजें होगी हैं, इन्फेक्शन हुआ, एनिमल रिकवर भी कर गया, तो अगर कुछ अमाउंट जो है उसकी प्रेजेंट है, जब तक वो प्रेजेंट रहेगी बॉडी के अंदर तब तक इम्यूनिटी रहेगी। इसमें तो ये था कि एक बार इन्फेक्शन हुआ, पैरासाइट चला गया, तब भी इम्यूनिटी रहेगी। लेकिन प्री इम्यूनिटी क्या है कि यहां पे पैरासाइट आर प्रेजेंट इन द होस्ट, इसको और क्या कह सकते हैं? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, इम्यूनिटी वेन्स इन एब्सेंस ऑफ पैरासाइट। तो जब तक पैरासाइट प्रेजेंट है, चाहे वो एक सिंगल पैरासाइट प्रेजेंट है, उसको भी हम क्या कहेंगे? तब भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे? प्री इम्यूनिटी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कॉमनली हमें बबेशिया और थिलेरिया के अंदर देखने को मिलती। तो ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा पैरासाइट प्रेजेंट है तब तो क्लिनिकल साइंस ही हमें देखने को मिलेंगे, तब तो क्या इम्यूनिटी हुई। लो लेवल का इन्फेक्शन है, लो लेवल का इन्फेक्शन है तो मतलब हम ये कहें दोनों हीमोप्रोटोजोवंस हैं, तो हीमोप्रोटोजोवंस है और आरबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहां पे कुछ जो आरबीसीज हैं वो अफेक्टेड है, फ्यू आरबीसीज, कुछ आरबीसीज अफेक्टेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। हमें ऐसा चाहिए कि इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये फ्यू भी यहां से भी अगर चला गया तो ये इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो कुछ पैरासाइट्स हमें चाहिए ब्लड के अंदर इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो पैरासाइट ऐसे भी ना हो जो डिजीज कोज कर दे। तो ऐसी कंडीशन जहां पे इम्यूनिटी तब तक रहेगी जब तक पैरासाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो पैरासाइट लो लेवल के हमें चाहिए। ऐसी इम्यूनिटी को हम प्री इम्यूनिटी बोलेंगे। थोड़ा सा सर्वो पैरासाइट भले ही एक ही क्यों ना हो। हाँ, वहां पे मतलब एंटीजन होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है, एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो पिछले साल नेट में क्वेश्चन पूछा था प्री इम्यूनिटी इज फाउंड इन थिलेरिया, जहां पे लो लेवल ऑफ आरबीसी इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें कम चाहिए सेल्स, और साथ में जो इनकी क्लिनिकली जो डिटेक्ट स्टेज करते हैं, जैसे कोच ब्लू बॉडीज हैं, वो अब्सेंट मिलेंगी हमें, क्योंकि क्लिनिकल डिजीज नहीं मिलेगी इस केस में, कोच ब्लू बॉडीज अब्सेंट मिलेंगी और लो लेवल ऑफ आरबीसी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा प्री इम्यूनिटी के अंदर। क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं प्री इम्यूनिटी है, इसका मतलब ये है अगर एक होस्ट के अंदर प्री इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि पैरासाइट उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो इम्यूनिटी खत्म उसी टाइम पे। तो अगर ऐसा कोई पूछे कि प्री इम्यूनिटी थिलेरिया के केस में हमें क्या क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलेगी या हिमेटोलॉजिकल कंडीशन, तो वहां पे लो लेवल ऑफ आरबीसी इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, साथ में जो कोच ब्लू बॉडीज है वो उसके अंदर एब्सेंट मिलती है। तो प्री इम्यूनिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्योंकि नाम ऐसा है ना, तो उसमें यूं भी कर देते जो बिफोर बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, तो वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हो जाता है प्री इम्यूनिटी क्या चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन क्रॉस इम्यूनिटी ये हमने डिस्कस कर लिया, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करवा दे, जैसे फेशियोला एम्फिस्टोम्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करवा देता है। कॉन्कमिटेंट
इम्यूनिटी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये कह रहा है कि इम्यूनिटी विच अकर्स अगेंस्ट इन्वेडिंग लार्वा बट नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, कॉन्कमिटेंट इम्यूनिटी। क्या समझे इसके लिए? इन्वेडिंग लार्वा से तो प्रोटेक्शन है, लेकिन अडल्ट इन्फेक्शन या फिर एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन के लिए नहीं है। सपोज एक पर्टिकुलर एनिमल को अडल्ट एनिमल्स ने कुछ एंटीजन प्रोवाइड कर दिए, तो उन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। वो एंटीबॉडीज इतने इफेक्टिव तो हैं कि जो इमेच्योर स्टेजेस हैं, लार्वा वगैरह, उनको तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। तो ऐसी इम्यूनिटी जिसमें इन्वेडिंग लार्वा के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है उस एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्कमिटेंट इम्यूनिटी। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। आज का पार्ट हम यहीं तक रखेंगे। अब आपकी चैट्स देख लेते हैं।